हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पॉलिटी की क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। पहला है कि लिखित एवं विस्तृत संविधान। कह रहे हैं भारत का संविधान जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जो हमारा संविधान है भारत का, वो दुनिया में जितने भी संविधान अब तक लिखित है उसमें सबसे बड़ा है। देखिए क्या था, मूल संविधान जब हमारा बना हुआ था 1950 में जब लागू हुआ था, तो उस समय देखिए कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। देखिए 395 अनुच्छेद थे शुरुआती में 1950 वाला, और उसमें 22 भाग थे और आपका 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब धीरे धीरे संशोधन होकर के नई चीजें जोड़ी गई, कुछ कुछ उसमें से हटाया गया। तो वर्तमान संविधान जो आप देखेंगे उसमें लगभग 470 अनुच्छेद हो गए हैं बढ़ करके। इसमें 25 भाग हो गया है, नई नई चीजें ऐड की गई है और 12 अनुसूची आपका वर्तमान में है संविधान के अंतर्गत। अब देखिए नेक्स्ट विशेषता है संप्रभुता संपन्न राज्य। ये हमारे भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है। कह रहे हैं संप्रभुता। देखिए सबसे पहले संप्रभुता का अर्थ समझिए कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि आप पर कोई प्रेशर नहीं है, ना ही बाहरी किसी मामले में, ना ही आंतरिक। मतलब कि भारत किसी के देश के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं कर सकता है। वो पूरी तरह से अपना डिसीजन करने के लिए किसी मामले में स्वतंत्र है। भारत किसी भी अन्य देश, कोई भी देश हो या फिर संगठन हो या कोई भी शक्ति के अधीन नहीं है। वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, पूरी तरह स्वतंत्र है। तो वही होता है संप्रभुता संपन्न राज्य का मतलब। कह रहे हैं भारत अपने आंतरिक मामले, जो हमारा आपसी मामला है, किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी मामला चल रहा है किसी भी तरह का, या फिर आंतरिक मामला कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके स्टेट के बीच में दो झगड़े हो गए, मान लीजिए कि असम या बिहार और कोई अन्य स्टेट ले लीजिए, तो आप देखिएगा कि भारत खुद इसको सॉल्व करेगा, ना कि आकर अमेरिका इंटरफेयर करेगा कि इस राज्य के तहत इसको गलत हो रहा है, चाहे कुछ भी। ऐसा नहीं हो सकता है। या ना ही आके पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, इन लोगों के साथ पश्चिम बंगाल वाला के साथ दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं है, भारत बिल्कुल स्वतंत्र है। वो अपना डिसीजन खुद करेगा और खुद समझेगा कि हमारा आपसी मामला है तो हम किस तरह से इसे सही से निपटाएं। कह रहे भारत अपने बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। हाँ, अगर मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और किसी अन्य देश के नियंत्रण में नहीं है, ये नहीं कहे, अगर अमेरिका कहेगा कि अब तुम पाकिस्तान को, मतलब कि उसको जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसके मामले में हस्तक्षेप करेगा अगर, तो भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ अगर गलत होगा तो वो भी सामने वाला के साथ गलत करेगा। कोई भी देश हो, चाइना चाहे पाकिस्तान चाहे अगल बगल कोई भी देश अगर भारत के साथ गलत कर रहा है, तो भारत स्वतंत्र है कि किसी भी देश का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा, वो खुद उसका डिसीजन लेगा। तो यही होता है संप्रभुता संपन्न, मतलब कि हम अपना जो हमारा है उस पे हम खुद अपना सोच विचार कर सकते हैं। कोई बाहरी हमें प्रेशर नहीं देगा कि इस तरह से मामले पर डिसीजन लो। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है। कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच है, मान लीजिए कोई भी है, कई तरह के संगठन, WHO चाहे WTO, कई तरह के संगठनें चलती है, उसमें भी भारत अपना मत रख सकता है स्वतंत्र रूप से। कोई देश के प्रेशर में आकर नहीं लेगा डिसीजन, ये अपना खुद का रखेगा। कह रहे भारत थे एक संप्रभुत्व राज्य है, अब बिल्कुल संप्रभुत्व राज्य है, अर्थात वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। पूरी तरह से वह स्वतंत्र है अपने बाहरी और आंतरिक मामलों में। अब कह रहा है देश, अगला देखिए विशेषता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए लोकतांत्रिक गणराज्य में क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ जो सत्ता है ना जनता में निहित होती है, मतलब कि यहाँ कौन सा प्रधानमंत्री होगा, कौन सा मुख्यमंत्री होगा, कौन सा नेता किस पोस्ट पे रहेगा, ये जनता के द्वारा चुना जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। तथा राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, लेकिन हमारे देश में जो है ना, इसको राष्ट्रपति को हमारे देश की जनता नहीं चुनता है, ये संसद द्वारा चुना जाता है। लेकिन जो भी यहाँ सत्ता होती है, जो मुख्य सत्ता के
जैसे पीएम हो गया, उसको जनता चुनती है। मतलब जो मेन पावर है जनता का, वो है कि इलेक्शन द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुन ले, वही है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये वंशानुगत नहीं होता है। मतलब कि जैसे आपने ब्रिटेन में सुना हुआ है कि एक महारानी थी, फिर उसका बेटा महाराजा बनेगा या फिर उसकी बेटी महारानी बनेगी, नेक्स्ट महारानी ये होगा वो होगा। इस तरह से वंश के आधार पर चलते थे, चलते हैं अभी भी वहां पर राजा रानी वाला शासन कि वहां पड़ी। लेकिन हमारा देश में ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, सीएम का बेटा सीएम बनेगा, ऐसा नहीं है हमारे देश में। ये मेन पावर किसके पास है? जनता के पास है। जनता जिसे चाहेगी वो निर्वाचित कर, मतलब चुनाव के द्वारा उसे चुन करके भेजेगी अपने प्रतिनिधि के लिए। सत्ता का स्वरूप स्रोत जनता होती है। हाँ, जनता ही के हाथ में ही होता है। शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है। हाँ, जो जनता जिस प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजेगा, वही शासन के रूप में चलाएगा या जो कार्य होगा देश के लिए करेगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है ना, डायरेक्ट जनता इसका चुनाव नहीं करती है। लेकिन जिसको जनता ने चुन करके जिसको संसद में जनता ने चुन करके भेजा है अपना प्रतिनिधि, एमएलए, ये सबको, इन लोगों ने मिल करके या फिर पीएम, सब ने मिल करके अपना डिसीजन लेकर के राष्ट्रपति को निर्वाचित कर देते हैं। मतलब इनका इलेक्शन नहीं होता है, ये कुछ लोगों द्वारा चुनाव करके मतलब निर्वाचित कर देते हैं, वो पोस्ट को दे दिया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये भी आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। कहा है कि एकल नागरिकता, हमारे देश की नागरिकता देखिए कैसी है। भारत में केवल एक ही नागरिकता होती है। हाँ, भारत के पास कितनी नागरिकता है? एक है। यह नागरिकता पूरे देश में समान रूप से लागू है। मतलब कि आप बिहार के नागरिक हैं या फिर आप यूपी के नागरिक हैं, तो ये नागरिकता आपका असम में भी होगा, जम्मू कश्मीर में भी होगा, तमिलनाडु में भी आपको वैलिड होगा। ये नहीं है कि आप अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नागरिकता बनवाते चलेंगे, नहीं। आप एक नागरिकता भारत में है कि भारत के आप नागरिक हैं, आप भारत में कहीं भी घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक पूरे देश का नागरिक होता है। बिल्कुल, कहीं भी आप किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, आप पूरे देश का नागरिक होंगे। आप नागरिकता स्थान के आधार पर नहीं बदलती है। ये नहीं है कि आपने असम के रहने वाले हैं और आप असम से उठ करके चले गए जम्मू कश्मीर में, तो आपको नागरिकता बदल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे जगह भारत में आपकी वैलिड है नागरिकता। नागरिकता एक ही है कि आप भारत के नागरिक हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर एक ही नागरिकता लागू होती है। केंद्र भी और राज्य भी, दोनों जगह आपकी नागरिकता एक ही है, अलग अलग नहीं है। अमेरिका देखिए, ये है अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में देख लीजिए आपका नागरिकता कैसी है, दोहरी है। मतलब सेंट्रल लेवल की अलग है और स्टेट लेवल की अलग है। केंद्र सरकार अपनी नागरिकता रखा है और राज्य अपनी अपनी नागरिकता दे रहे हैं, तो वहां की दो नागरिकता हो जाएगी, मतलब दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। जबकि भारत में एकल नागरिकता है, एक ही तरह की नागरिकता है, वो है हमारा सेंट्रल लेवल का, मतलब केंद्र वाला। आप देखिए, कठोर एवं लचीला संविधान। संविधान की हमारी विशेषता है कि कहीं कहीं कठोर भी है, कहीं लचीला भी है। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। इसमें संशोधन करना न तो बहुत आसान है, मतलब आसानी से कोई नियम को आप जैसे मन वैसे बदल नहीं सकते हैं, और ना ही बहुत कठिन है कि इसे संशोधित ही नहीं किया जाए। कार्य देखिए कहाँ कहाँ कठोरता इसकी नजर आती है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ कुछ जो हमारी एक्ट बनती है, जो कानूनें लागू होती है, बनती है, तो उसको पारित करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा विशेष बहुमत की जरूरत होती है। मतलब आधे से अधिक अगर वोट होता है, तो अगर वो कानून मतलब लागू होगा या वैलिड होगा। कुछ प्रावधानों के संशोधन के लिए राज्य की भी स्वीकृति, यहाँ भी देखिए बहुत हार्ड हो जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई बिल पास किया लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन आपको यहाँ पर इजाजत राज्य से भी रखनी पड़ रही है, क्योंकि अगर कोई राज्य के लिए कानून बनाया जा रहा है, अगर उस राज्य से परमिशन आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पर ही कठोर हो जाता है, क्योंकि राज्य की भी स्वीकृति चाहिए। अगर राज्य रिजेक्ट कर देगा तो आपका कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन देखिए, कभी कभी क्या होता है, संविधान के कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी संशोधन होती है संविधान के अंदर जो अधिक
मतलब वोट की जरूरत नहीं होती है, कुछ लोगों ने मिलकर के उसको संशोधन कर देते हैं। तो मतलब यहाँ लचीला दिखाई दे रहा है कि लचीला हमारा संविधान है। भारत का संविधान ना तो अमेरिका की तरह अत्यधिक कठोर है। मतलब अमेरिका के जो कानून है ना बहुत सख्त है, हार्ड है। उससे आप आसानी से संशोधित उसमें नहीं कर सकते हैं। और ना ही ब्रिटेन की तरह अत्यधिक लचीला। देखिए लचीला सबसे कहाँ का है, सबसे ज्यादा लचीला ब्रिटेन की है। अब सबसे कठोर कहाँ का दिखाई दिया आपको, अमेरिका का। तो ना ही हमारा अमेरिका की तरह हार्ड है और ना ही हमारा ब्रिटेन की तरह लचीला है कि जब मन जो संशोधन कर दिए। तो ये हमारी इसकी विशेषता रही। अब देखिए संसदीय सरकार हमारी, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान है। हमारा संसदीय प्रणाली जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा है, उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल मतलब कि हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन पर आधारित। जहाँ जैसा मतलब ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली है ना, उसी से हमारा भी संसदीय प्रणाली उठाया गया है, उसी तरह का है। देखिए हम मुख्य बिंदु इसका कार्य वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होता है। मतलब जो भी कार्यपालिका की मेन शक्ति है वो जनता द्वारा जो चुन करके, जनता द्वारा निर्वाचित करके जो प्रतिनिधि आते हैं उन्हीं के पास नियुक्त होता है। मतलब कि आप पीएम को चुन करके भेजे हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है पीएम, कई मामलों पर डिसीजन ले सकता है, दे सकता है। मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संसदीय प्रणाली सेम हमारा किससे लिया गया, ब्रिटेन की तरह लिया है। वहां का भी जो प्रमुख होता है ना पूरा संसद का, मतलब हेड जो मान लीजिए, उस तरह से वहां का प्रधानमंत्री होता है, तो हमारा भी प्रधानमंत्री होता है। कार्य मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। जो मंत्री परिषद होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, लोकसभा के उत्तरदायित्व होते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। वहां भी जो आपका हमने पढ़ाया अभी बताया कि जो ब्रिटेन में है ना तो वंशानुगत ये सब चलते रहता है, मतलब राजा रानी वाला पद। तो वहां भी जो राष्ट्रपति वाला जो पद है वहां पर ही नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो हमारा भी संविधान देख लीजिए, हमारा भी राष्ट्रपति पूरा डिसीजन थोड़ी ना लेता है, किसी मामले में खुल कर डिसीजन नहीं लेता है। वो मतलब मेन मेन जो है हमारे संसदीय प्रणाली का प्रमुख है वो है आपका प्रधानमंत्री, पीएम है। ये जो राष्ट्रपति है ना ये नाम मात्र का है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित है। राष्ट्रपति के पास उतनी पावर नहीं दी गई है। इसी तरह से सेम ब्रिटेन में है, तो हमने वही सीखे लिया है। भारत की संसदीय प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल ब्रिटेन पर आधारित है। ये आपको याद रखिएगा वेस्टमिंस्टर प्रणाली को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारी विशेषता है हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।